बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप मरे तो पप्पू मुझे अपने घर ले आई। कुछ दिन तक पप्पू ने मोहब्बत से रखा, फिर वो मेरे साथ बुरा सलूक करने लगी, मुझसे घर का सारा काम करवाती। पर असल क़यामत तो तब टूटी जब पप्पू मुझ पर बुरी नजर रखने लगे। जब ये बात मैंने पप्पू को बताई तो उन्होंने मुझे गलत कहते घर से निकाल दिया। मैं दारुल अमान चली गई। वहां रहते कुछ ही दिन गुजरे थे जब पप्पू वापस लेने आ गई और माफी मांगकर मुझे वापस ले गई। पर मैं नहीं जानती थी कि पप्पू इस कदर जालिम हो सकती है। वापस घर ले जाते ही उन्होंने मुझे, मैं खुशी से लहराती कॉलेज से निकली और पैदल ही घर का सफर करने लगी। मैं आज बहुत खुश थी और जल्द से जल्द ये खुशखबरी अपनी अम्मा को सुनाना चाहती थी। इसीलिए मैं तेज तेज कदम उठाती घर के जानिब रवाना थी। मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियां भी मौजूद थीं जो हमारे मोहल्ले की ही थी। उन्होंने और मैंने कॉलेज में इकट्ठे ही दाखिले के लिए दरखास्त दी थी। मेरी 2 सहेलियों के नाम लिस्ट में आ गया था, जबकि एक का नाम ना आ सका। उसके नंबर मैट्रिक में काफी कम थे, इसीलिए उसका उसके पसंदीदा मजबून में दाखिला ना हो सका। मैं उसके लिए कुछ उदास थी, पर मेरी खुशी इस कदर थी कि मेरी मुस्कुराहट ही न रुक रही थी और मैं बेचैनी से घर की तरफ रवा दवा थी। अम्मा कहाँ हो? मैंने घर में दाखिल होते ही अम्मा को आवाज दी। यहाँ हूँ बावर्ची खाने में। अम्मा ने वहीं से आवाज लगाई तो मैं खुशी से बावर्ची खाने में जा घुसी। अम्मा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। अब मेरे पसंदीदा मजमून में दाखिला हो सकेगा। मैंने खुशी से अम्मा को बताया तो वो भी खुश हो गई। मुबारक हो तुझे। अम्मा ने अपनी बाहें फैलाई तो मैं झट से अम्मा के सीने से जा लगी। अम्मा ने प्यार से मेरा माथा चूमा। तेरे बाप को बहुत शौक था कि तू बहुत सा पढ़ लिख जाए, अम्मा ने भराई हुई आवाज में कहा। तो अब्बा के जिक्र पर मैं भी उदास हो गई। चल अच्छा, ये उदास होने का वक्त नहीं है, जा तू अपनी फुप्पो को बता दे। उसका फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रही थी, तो मैंने बता दिया कि आज दाखिले की लिस्ट लगनी थी, उसी का पता करने गई है। अम्मा की बात सुनकर मैं इस बात में सर हिलाकर फुप्पो को फोन मिलाने चल दी। मेरा नाम नाइला है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मैंने सारी जिंदगी मुश्किल में ही काटी, इसके बावजूद कि मेरे अम्मा और अब्बा दोनों मुझसे प्यार करते थे। मैं बहुत छोटी थी जब अब्बा बेहतर रोजगार कमाने की तलाश में बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने लगे। अम्मा नहीं चाहती थी कि वो हमें यूं अकेला छोड़कर जाएं, मगर अब्बा पर न जाने कौन सी धुन सवार हो गई थी। दरअसल अब्बा की बहन समेत सभी रिश्तेदारों के हालात हमसे कहीं बेहतर थे। शायद अब्बा उनके पैसे की वजह से खुद को कमतर समझते, इसीलिए अब्बा ने अपने हालात बदलने के बारे में सोचा। अब्बा के हाथ में हुनर था, अब्बा बिजली का काम जानते थे और अब्बा यही काम करके रोजगार कमाते। मगर यहाँ अब्बा का काम ज्यादा न चलता था। अब्बा के जानने वाला जो बैरून मुल्क से आया था, उसने अब्बा को बताया था कि बाहर काम के लिए एक बंदी की जरूरत है। वो अब्बा को नौकरी दिलवा सकता था। अब्बा का बैरून मुल्क जाने का काम तो आसानी से हो जाता, मगर जाने के लिए सबसे अहम चीज पैसा था, जो अब्बा के पास ना था। अब्बा पैसा इकट्ठा करने की तगदो में लग गए। अब्बा ने ठान लिया था कि वो हर सूरत बाहर जाकर ही रहेंगे। पैसा इकट्ठा करने के लिए अब्बा ने घर की चीजें तक बेच डाली। अम्मा ने अपना जेवर भी अब्बा की चाह में कुर्बान कर दिया। मैं तुझे ऐसे 10 सेट बनवा दूंगा, तू फिक्र क्यों करती है? अब्बा अम्मा को यकीन दिलाने की कोशिश करता तो अम्मा को हौसला हो जाता। मैं उस वक्त 5वीं जमात में थी। मैं अब्बा के जाने पर खुश भी थी और उदास भी। खुशी इस बात की थी कि अब्बा वहां से खूब ढेर सारे पैसे कमा कर लाएगा और हम भी अपने रिश्तेदारों की तरह अमीर हो जाएंगे, जबकि उदासी इस बात की थी कि अब्बा कभी कभार ही वहां से आया करेगा। अब्बा के बगैर अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा, मैं ये सोचते ही उदास हो जाती। अब्बा ने जतन करके बाहर जाने जितना पैसा इकट्ठा किया और अम्मा और मुझे आस और उम्मीद दिलाकर बैरून मुल्क सधार गए। वहां जाकर कुछ अरसे तो अम्मा का अब्बा से राब्ता रहा, मगर जब तक अब्बा को नौकरी ना मिली थी और ना अब्बा ने कोई पैसा भिजवाया। आहिस्ता आहिस्ता अब्बा ने अम्मा से राब्ता करना बिल्कुल कम और फिर खत्म कर दिया। अब्बा के बगैर गुजारा करना कितना मुश्किल साबित हुआ, इसका अंदाजा कोई न लगा सकता था। अम्मा के पास मौजूद रकम खत्म हुई तो खाने पीने के लाले पड़ गए। अम्मा ने अब्बा से राब्ता करने और उनकी खैरियत मालूम करने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। अब्बा की कोई खैर खबर न मिली। अमीर रिश्तेदार माँ की मदद करने के बजाय मजीद मजाक उड़ाते कि बशीर को सूझी ही क्या थी ऊंची उड़ान उड़ने की। भला बताओ, बीवी और बच्ची को तनतनहा छोड़कर खुद निकल लिया। मेरे एक मामू और एक ही फुप्पो थी। मामू के अपने हालात इतने अच्छे न थे कि वो हमारी कोई मदद करते, फिर भी वो जितना कर सकते थे उतना कर रहे थे, मगर उनकी बीवी को ये गवारा ना होता। फुप्पो ने कभी किसी मामले में हमारा साथ न दिया। वो हमेशा कहती थी कि मेरी मियाँ की इजाजत नहीं है। अम्मा कब तक अब्बा का इंतजार करती। वो धोखा देकर निकल गए थे। अम्मा ने सिलाई मशीन संभाल ली। मोहल्ले वालों को सब कुछ मालूम था कि अम्मा पर क्या बीती है, लिहाजा अम्मा ने मोहल्ले के हर घर में कहला भेजा
कि अपने कपड़े मुझसे सिलाई करवा लिया करें। मोहल्ले की औरतें सस्ते दामों अम्मा से कपड़े सिलाई करवाने लगीं तो हमारे घर का चूल्हा जलने लगा। हमारा घर किराए का था, अगर घर अपना होता तो शायद अब्बा वो भी बेच जाते। कभी कभार तो मुझे लगता कि अब्बा का पहले ही कभी ना लौटने का और राब्ता ना रखने का इरादा था। वो फितरतन ही बेवफा थे। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने वो घर छोड़कर करीब ही एक निस्बतन छोटा घर ले लिया जिसका किराया कम था। मैं अब्बा को बहुत याद करती। मैं अक्सर ख्वाब में देखती कि अब्बा चले आए हैं और मेरे लिए ढेरों सामान और खिलौने लेकर आए हैं, मगर जब मेरी आंख खुलती तो ऐसा कुछ ना होता। गुजरते वक्त में अब्बा के बारे में कोई खैर खबर ना आई। बस इतना मालूम हुआ कि वो वहां से ही किसी और मुल्क में रवाना हो गए हैं। वक्त गुजरता गया। मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग होते ही मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि अम्मा का हाथ बटाऊं और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊं। अम्मा ने मुझे मना किया कि मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखूं। वो मेरे कॉलेज में दाखिला करवा देंगी, मगर मैं नहीं मानी। अगर 4 पैसे घर आ ही रहे थे तो इसमें मुजायका क्या था। मैंने अम्मा के साथ बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं अपनी माँ के उन आंसुओं की गवाह थी जो वो रातों को छुप छुप कर बहाती। सच पूछो तो अब्बा से इस कदर बेवफाई की उम्मीद मुझे भी ना थी। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया, मगर मेहनत करना ना छोड़ी। हम दोनों माँ बेटी सिर्फ राशन खरीदने और पढ़ाई पर पैसे लगाती। इसके अलावा हम कोई चीज़ ना खरीदते। ना अम्मा ने कभी कपड़े लत्ते या फैशन की कोई चीज़ खरीदी और ना कोई ऐसा शौक मुझे पैदा हुआ। सादगी में गुजारा किया, मगर मैंने तालीम अधूरी न छोड़ी। मामू से जो बन पड़ता वो ज़रूर करते। उनकी अपनी औलाद हुई तो उनके काफ़ी खर्चे बढ़ गए थे। मामू के यहाँ 4 बेटे थे और वो सब उम्र में मुझसे काफ़ी छोटे थे। बड़ी मुश्किल से वक्त कटा, मगर कट गया। मैंने एफए का इम्तहान पास कर लिया कि एक दिन अचानक अब्बा लौट आए। मैं अब्बा को पहचान ही ना पाई। मैं हैरत से बुत बनी अब्बा को देखती और पहचानने की कोशिश करती रही, मगर अब्बा ने मुझे पहचान लिया। कैसी है मेरी गुड़िया, अब्बा इतने प्यार से बोले कि मैं हैरत से मुंह खोले अब्बा को देखने लगी। अम्मा की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ न थी। वो भी सख्त हैरत का शिकार थी। अब्बा की शख्सियत मजीद निखर गई थी। वो बाहर से सेठ बनकर लौटे थे। पैंट शर्ट पहने, निखरी रंगत और कनपटियों से झांकते चंद सफ़ेद बाल उनकी शख्सियत को मुतासिर कुन बना रहे थे, जबकि अम्मा के चेहरे पर गुजरे वक्त की सख्तियाँ, परेशानियाँ और फिक्रों की वाज़ेह लकीरें थीं। अब्बा के रवैये से ऐसा लग रहा था जैसे अब्बा कई सालों बाद नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद ही लौट आए हों। मेरी गुड़िया इतनी चुप क्यों है, अब्बा ने कई बार कहा। अब्बा को शायद मालूम ही ना था कि अब्बा की गुड़िया गुज़िश्ता चंद सालों में उम्र की कई मनाजिल तय कर गई थी। अब वो नादान सी बच्ची ना रही थी जो अब्बा के पास बुलाने पर दौड़ी चली आती, और जब अब्बा जेब से टॉफ़ी निकाल कर देते तो खुशी से फूले न समाती। मैं अब्बा से कोई बात ना करना चाहती थी, न गुजरे वक्त का अहवाल, न कोई गिले शिकवे। उनके बगैर भी हमारी ज़िंदगी गुजरी गई थी, मगर उन्होंने जो कुछ हम माँ बेटी के साथ किया वो ना भूलने के काबिल था और ना माफ़ करने के। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं कोई राब्ता न कर सका, और जब तक मुझे वहाँ का कार्ड ना मिल जाता मैं वापस नहीं आ सकता था। इसीलिए लौटने में इतने साल लग गए। अब्बा ने फुर्सत मिलते ही अम्मा को अपने ना आने और राब्ता ना करने की वजह बताई, मगर मेरी तसल्ली ना हुई। अब्बा के चेहरे के तासुरात उनकी ज़बान का साथ न दे रहे थे। वो अम्मा को कहानी सुना सकते थे, मगर मुझे नहीं। मैं अम्मा की तरह उनकी बातों में आने वाली ना थी। अम्मा ने तो जैसे तैसे अब्बा को कबूल कर लिया, मगर मैं ना कर सकी। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी वो हमें छोड़कर चले गए, और जब उनके बगैर ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए तो वो वापस चले आए। मुझे अब्बा के वजूद से उलझन होने लगी, तो मैंने ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने का सोचा। मैंने बीए में दाखिला ले लिया और शाम को एक एकेडमी में पढ़ाने लगी। मैं कॉलेज से घर आती और खाना खाकर और कुछ देर आराम करके एकेडमी चली जाती और रात को वापस आकर सो जाती। मैं ना तो अब्बा के पास बैठती और ना अम्मा के, क्योंकि अम्मा के पास भी अब्बा हर वक्त मौजूद होते। अब्बा ने मेरी नौकरी करने पर एतराज़ उठाया, मगर मैंने कोई ज़्यादा परवाह न की। मुझे नहीं लगता था कि अब अब्बा का मुझ पर कोई हक बाकी था। वो अपने तमाम हुकूक खो चुका था। फिर भी मैं चुपचाप उसको घर में बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब्बा के वजूद में मेरे लिए कोई मानूसियत बाकी न रही थी। वो मेरे लिए अजनबी बनकर रह गया था, और ऐसी सूरत में जब मुझे इस बात का शक था कि उसने बैरून मुल्क कई साल ऐशो इश्क में गुजारे थे, जबकि हम माँ बेटी की पलटकर खबर न ली थी। अब ज़रूर उसको वहाँ पर कोई तंगी का सामना करना पड़ा तो वो भागकर दोबारा हमारे पास चला आया था। अब्बा इंतहाई मतलब परस्त था, और उस मतलबी इंसान की मुझे कोई ज़रूरत न थी।
मैं वैसे भी खुद पर इन्हिसार थी, अपना खर्चा खुद उठा रही थी। अब्बा का कहना था कि अब तो मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, आराम से घर में बैठे और ऐशो इशरत करे। जिंदगी के मुश्किल दिन गुजर गए, अब आराम के दिन है। मगर मुझे आराम की ज़रूरत थी और ना आदत रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन और खुश थी। मुझे मसरूफ़ रहने की आदत थी और मैं मसरूफ़ रहना चाहती थी। वैसे भी अब्बा का क्या भरोसा था कि कुछ दिनों के बाद लौट जाए तो हम माँ बेटी तो फिर से बेआसरा हो जाती। इसीलिए मुझे बेहतर यही लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मगन रहूं और अपना करियर बनाऊं। और वही हुआ जिसकी मुझे पहले उम्मीद थी। अब्बा ने 6 माह का अरसा हमारे साथ गुजारा और दोबारा बाहर जाने के जतन शुरू कर दिए। इस बार उनका बाहर जाना बिल्कुल मुश्किल न था। उनके पास वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ था और हाथ में पैसा भी था। लिहाजा अब्बा ने अपनी टिकट कंफर्म करवा ली। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब अब्बा के बाहर जाने में 1 हफ्ता ही बाकी बचा था, अब्बा का वक्त आ पहुंचा। उनको शदीद दिल का दौरा पड़ा। अम्मा और मैं मोहल्ले वालों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गए। वहां पर उनका इलाज शुरू हुआ और उन्हें बहुत सी तारों और मशीनों में रखा गया, मगर कोई फायदा ना हुआ। आधी रात को अब्बा को दूसरा दौरा पड़ा और इस बार अब्बा ना बच सके। अब्बा दुनिया से ही चल बसे। अब्बा की मौत से जहां अम्मा दुखी थी, वहीं मैं भी शदीद सदमे का शिकार थी। मेरी तो अब्बा से अभी सुलह भी न हुई थी, ना ही मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत की, और अब वो भी मुझे ज़्यादा लिफ्ट न करवाते और अपने काम से काम रखते। मगर मुझे नहीं मालूम था कि अब्बा सिर्फ इतने अरसे के लिए हमारे पास आए थे। शायद हमारी किस्मत में अब्बा का साथ और अब्बा का प्यार था ही नहीं। पहले वो हमें छोड़कर बैरून मुल्क चले गए और अब जब वापस लौटे तो खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया। हम माँ बेटी थी ही बदनसीब, जिनकी किस्मत में तन्हा और अकेले रहना ही लिखा था। इस बार मैं सदमे का शिकार इसलिए थी कि अब्बा हमेशा के लिए चले गए। एक आस और उम्मीद जो थी कि वक्त गुजरने के साथ हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे और अब्बा मुझे मना लेंगे, वो उम्मीद बिल्कुल ही टूट गई। क्योंकि मैं अब्बा से नाराज़ तो थी, पर दिल में अब्बा के लिए मोहब्बत महसूस करती थी। मैं छुप छुप कर अब्बा को देखा करती कि वो मेरे घर आने पर कैसा रवैया अपनाए हुए थे। मगर अब्बा ला ताल्लुक बने बैठे रहते। उन्होंने परवाह करना छोड़ दी थी कि मैं कब घर में दाखिल हुई और कब घर से बाहर गई। बजाय इसके कि वो मुझे मनाते, वो मजीद अकड़ गए थे। लेकिन अब तो इस दुनिया से ही रूठ गए। मेरी तमाम नाराज़गी अब्बा की मौत के साथ ही ख़त्म हो गई। मगर चूंकि हमें अब्बा के बगैर ज़िंदगी गुजारने की आदत थी, इसीलिए हमारी ज़िंदगी उसी डगर पर चलती रही। मैंने नौकरी न छोड़ी और बीए भी मुकम्मल कर लिया। मैं खुशी खुशी अम्मा को खुशखबरी सुनाने आई ताकि अम्मा को बता सकूं कि अब मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है और मुझे इससे भी बेहतर नौकरी मिल जाएगी। अम्मा को अब सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ न दिया। मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में धरे के धरे ही रह गए। अम्मा भी मुझे छोड़कर चल बसी। अम्मा ने सारी ज़िंदगी तकलीफ सही और दुख ही उठाए थे, मगर अम्मा इस खामोशी से इस दुनिया से गईं कि किसी को खबर ही ना हुई। अम्मा को छोटी मोटी तकलीफें तो शुरू से ही थी, जोड़ों का दर्द और ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, मगर इतनी कोई ख़ास बीमारियां न थी कि अम्मा एकदम दुनिया से चली जाती। अम्मा के गुर्दे अचानक फेल हुए और अम्मा की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। मैं उसे लेकर अस्पताल दौड़ी और अस्पतालों के चक्कर लगाती रही, लेकिन अम्मा 2 दिन में ही चल बसी। मेरे लिए क़यामत का समा था। अब्बा के जाने और वापस आने और फिर ज़िंदगी से ही रूठ जाने का मुझे इतना सदमा ना हुआ था जितना अम्मा की मौत का सदमा था, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अम्मा के साथ ही गुजारी थी। हम दोनों माँ बेटी ने हर मुश्किल और कड़े वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। अम्मा को अब्बा से कितना प्यार था कि वो सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में रही, और जब अब्बा इस दुनिया से सधारा तो उसके साथ ही चल दी। मैं तो ये सोच सोच कर ही हलकान थी कि अब मेरा क्या होगा। अम्मा के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुझे बिल्कुल ना आता था। मैं तो दोबारा से एक छोटी सी बच्ची बन गई थी जो अब्बा के जाने पर खौफज़दा थी, और इस बार तो अब्बा जाते हुए मेरी माँ को भी साथ ले गया था। मैं क्या करती, रो रो कर मेरा बुरा हाल था। अम्मा के चहलम तक तो पप्पू मेरे साथ रुकी रही और फिर उसके बाद वो मुझे अपने घर ले आई। तू यहाँ अकेली रहकर क्या करेगी मेरी बच्ची? मैं वैसे भी तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, तू मेरे साथ मेरे घर चल। वो दूसरे शहर में रहा करती, मेरे पास और कोई चारा ना था। मैं वाकई ही अकेले घर में नहीं रह सकती थी। वैसे भी घर किराए का था, अपना घर होता तो मैं अकेले रहने का सोच भी सकती थी। मैं क्या करती, लिहाजा पप्पू के साथ अपना सामान समेटकर दूसरे शहर चली आई। पप्पू मुझसे प्यार करती। उन्होंने अब्बा के चले जाने के बाद हमारा ज़्यादा साथ तो ना दिया था,
मगर वो अक्सर अम्मा को फ़ोन करती रहती। वो अम्मा के साथ मीठी मीठी बातें बना लिया करती तो अम्मा इसी पर खुश हो जाती। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। अब्बा को वापस तो पकड़ कर ना ला सकती थी, मगर मुझे कभी कभार लगता कि उनका अब्बा के साथ राब्ता था, मगर उन्होंने कभी हमें कानों कान खबर न लगने दी। लेकिन मुझे पूरा यकीन न था कि ये बात सच भी थी या नहीं। ये मेरा वहम भी हो सकता था, लिहाजा मैंने कभी पप्पू को ये बात नहीं जतलाई। मैं पप्पू के साथ आकर उनके घर में रहने लगी। वो मुझसे मोहब्बत से पेश आती, मेरा ख्याल रखती, मगर चंद दिनों के बाद उनका रवैया बदलने लगा। उनकी असलियत खुलकर सामने आने लगी। अब वो मुझसे घर का सारा काम करवाती और उनकी अपनी भी 3 बेटियां थीं, मगर उन्होंने अपनी बेटी को कभी कोई काम करने को न कहा। मैं उनकी बेटियों का भी काम करने लगी। उनकी एक बेटी शादीशुदा थी, जबकि 2 छोटी बेटियां कुंवारी थीं। वो भी मुझ पर चंद दिनों में ही हुक्म चलाने लगी। वो मुझे बताती कि मुझे उनके कौन कौन से काम करने हैं, उनके कपड़े इस्त्री करने तक, बर्तन धोना और खाना पकाना और घर की सफाई भी उन्हीं सब कामों में शामिल था। मैंने कभी घर का ज़्यादा काम न किया था। घर का काम अम्मा ही निपटाती, लेकिन मैं उनका हाथ ज़रूर बटाया करती थी। उसके बाद मेरी अपनी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझे घर के काम करने का वक्त ही न मिला करता। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी सादगी से भरपूर थी। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा काम ना होता था। एक ही वक्त खाना पकता जो हम 2-2 वक्त खा लेते, मगर यहाँ तो सबकी अलग अलग फरमाइशें थीं और सबके अलग अलग काम थे। रोज़ाना ही मेरी पप्पू की बेटियाँ कपड़े बदल कर न जाने कहाँ कहाँ सैर के लिए निकल जाती। उन दोनों को ही पढ़ाई से कोई गर्ज न थी। वो मैट्रिक करके घर में फारिग बैठी थी और पप्पू उनका रिश्ता ढूंढ रही थी ताकि उनकी शादी करके उनको घर का कर दें। मुझे शुरू से चूंकि नौकरी करने की आदत थी, लिहाजा मुझे घर में रहकर घर का कामकाज करना बिल्कुल पसंद न था। मैंने पप्पू से कई बार अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मगर पप्पू ने साफ इनकार कर दिया कि लोग क्या कहेंगे कि अगर यतीम भतीजी को घर ले आई तो उसको नौकरी पर लगा दिया। बीबी, मैं तुम्हारी कमाई नहीं खाऊंगी, तुम बस घर में रहो और घर में दिल लगाओ। यूं बेटियों का बाहर निकलना हमारे घर की रिवायत नहीं है। मेरी अपनी बेटियां घर में रहती हैं, वो कोई नौकरी नहीं करती। तुम्हारे पप्पा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे घर की बेटियां नौकरी करें। वो तो तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हारा बाप सर पर मौजूद ना था। अब यहाँ क्या मजबूरी है? अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पप्पो का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ कामकाज करने की बात होती तो मैं कर भी लेती, मगर पप्पो मुझे बातें सुनाने से भी गुरेज न करती। वो मेरी माँ को बुरा भला कहती, जिसकी वजह से मेरा बाप हमें छोड़कर चला गया था। कमी और ऐब तुम्हारी माँ में ही था, वरना कोई मर्द हसीन और खूबसूरत बीवी को यूँ छोड़कर चला जाता है। हो सकता है तुम्हारी माँ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो और तुम्हारा बाप मायूस होकर निकल लिया हो। पप्पो की ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त न हुई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी माँ ऐसी न थी। अगर उसने कोई चक्कर चलाना होता तो मेरा बाप इतने साल प्रदेश में रहा तो उसकी गैर मौजूदगी में चक्कर चलाकर जिंदगी गुजार सकती थी। मगर हम दोनों माँ बेटी ने मेहनत मशक्कत से काम लिया, मगर कभी किसी से मदद नहीं ली। पप्पो तो खुद इस बात की गवाह थी। हमने तो कभी पप्पो से भी मदद ना मांगी थी, तो किसी गैर से क्या मांगते। मैं अभी अपने मुस्तकबिल का लाएमल तैयार भी ना कर सकी थी कि पप्पा की नज़र बदलने लगी, और मेरा इरादा यही था कि मैं पप्पो के घर से चली जाऊं और किसी हॉस्टल में रिहाइश अख्तियार कर लूं। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने बीए मुकम्मल कर लिया था, आगे पढ़ने का इरादा भी रखती थी। वो तो किस्मत ने साथ ना दिया, वरना मेरा अब तक एमए भी मुकम्मल हो चुका होता। मैं किसी अच्छे स्कूल में नौकरी कर लेती। मेरी अपनी अकेली का खर्चा ही कितना था। मैं अपना खर्चा बर्दाश्त करने की सकत रखती थी। पप्पो ने अपनी दूसरे नंबर वाली बेटी का रिश्ता तय कर दिया। आजकल वो उसकी शादी की खरीदारी में मसरूफ थी। पप्पो अपनी दोनों बेटियों को लेकर खरीदारी के लिए निकल जाती, जबकि मैं पीछे से घर संभाल लेती। मैंने पप्पा के रवैये में तब्दीली महसूस की थी और वो आजकल मेरे इर्द गिर्द मंडलाते और मुझे अपनी नज़रों के हिसार में रखते। वो छुट्टियां लेकर घर में ही पड़ गए थे। उन्हें दफ्तर से सालाना छुट्टियां मिला करती। चूंकि नया साल शुरू होने वाला था, लिहाजा वो आजकल छुट्टी पर घर में ही मौजूद होते। मुझे उनके घर पर रहने पर कोई एतराज़ ना था, मगर उनकी नज़र मुझ पर टिकी रहती तो मुझे उलझन होती। मुझे उनकी नज़रें बिल्कुल अच्छी न लगती, बल्कि अपने ऊपर चुभती हुई महसूस होती। मैंने बाहर निकलकर काम किया था। मैं अकेडमी में भी पढ़ाती थी। मैं मर्द की नज़र पहचानती थी। लिहाजा मुझे कुछ अरसे में ये एहसास हो गया कि पप्पा की नज़र ठीक न थी। मैं उनसे बचने की कोशिश करती। मैं दुपट्टा फैलाकर काम करती, फिर भी वो आकर मुझे घूरना शुरू कर देते। मैं कोशिश करती कि उनके सामने ना आऊं, मगर वो कोई मौका ना गंवाते, और जब भी मौका मिलता वो मेरे सामने आ जाते। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। घर में कोई भी ना था। पप्पू और उनकी बेटियां खरीदारी के लिए गई थी। जब वो बावर्ची खाने में आ खड़े हुए, मेरा पकोड़े खाने का बहुत दिल चाह रहा है
तुम बना दोगी? उन्होंने मुझे कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। आप बाहर बैठे, मैं बना लाती हूँ, साथ में चाय भी बना लाना। वो बावर्ची खाने के अंदर चले आए तो मैं उलझन का शिकार हो गई। जी चाय भी बना दूंगी मैंने उनसे नजरें बचाकर कहा और अपने काम में मसरूफ रही। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। सुनो, मुझे पता है तुम्हारी फुप्पो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, मगर मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। वो कुछ ऐसे लहजे में बोले कि मुझे अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हुआ। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। तो वो हैरत से मेरा चेहरा देखने लगे। मैं चाहती थी कि मैं उनको सख्ती से बता दूं कि उनको पेशकदमी करने की मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। तुम तो नाराज ही हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने एकदम उनका हाथ झटक दिया। आप पीछे रहें, वरना मैं भी शोर मचाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। वो चुपचाप खड़े मुझे देखते रहे। मैं खुद ही बावर्ची खाने से निकलकर भाग गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फुप्पो खरीदारी करके वापस आई, तब मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने फुप्पो को फूफा के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो मुझ पर गलत नजर रखते हैं और उनके इरादे ठीक नहीं हैं, लिहाजा वो मुझे अकेला उनके पास छोड़कर ना जाया करें। मगर फुप्पो तो सुनते ही बिगड़ गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे शौहर पर इल्जाम लगाने की? मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, जगह दी, तुम्हें खिलाया पिलाया, ऐश करवाया, इसलिए कि तुम मेरे ही घर को बर्बाद करने चली हो। तुम्हारी खुद नीयत ठीक नहीं है। मैं फुप्पो की बात सुनकर हैरान थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको वही बताया जो सच है। ये सच नहीं है, झूठ है। तुम मेरे शौहर पर झूठा इल्जाम लगा रही हो क्योंकि तुम यहाँ रहना ही नहीं चाहती। तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम आज़ाद फिरने की आदी हो। तुम्हारी माँ ने तो तुम पर कभी कोई रोक टोक रखी ही नहीं और मैंने तुम्हें नौकरी करने से मना कर दिया था। अब उस बात का बदला ले रही हो। तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ, बल्कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मगर मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद करने की इजाज़त ना दूंगी। मैं हैरत से फुप्पो को देख रही थी, जो अब मुझे घर में रखने के लिए भी तैयार न थी। बजाय इसके कि वो अपने शौहर से बास पुरुष करती, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे न थे कि मैं हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करूं, लिहाजा मैं फुप्पो के घर से निकलकर दारुल अमान चली गई और वहां रहने लगी। मगर मेरा ये इरादा था कि मैं जल्द नौकरी करके अपना खर्चा खुद उठाऊंगी और उसके लिए मुझे अभी कुछ वक्त दरकार था, क्योंकि मैं बेइंतहा जहनी इंतशार का शिकार थी। मुझे यही लगा कि मैं अभी कुछ अरसा दारुल अमान में सुकून से रहूं और फिर अपनी जिंदगी का कोई लाएअमल तैयार करूं। मगर मुझे दारुल अमान में रहते अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि फुप्पो वापस चली आई। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं उनके रवैये पर हैरान थी। वो पल में तोला और पल में माशा वाला रवैया अपनाए हुए थी। मैं उनको माफ़ तो कर सकती थी, मगर वापस उनके घर लौटना ना चाहती थी। वहाँ पर मुझे वही सब बर्दाश्त करना पड़ता। मगर दारुल अमान में भी बहुत पाबंदियाँ थी। यहाँ पर बाहर निकलने की इजाज़त न थी। वैसे भी यहाँ का माहौल वैसा न था जैसा मैंने तवक्को रखी थी। शुरू में तो मुझे अंदाज़ा ना हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे बेहतर यही लगा कि मैं फुप्पो को माफ़ करके उनके साथ चली जाऊँ और वहाँ से ही अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचते हुए उस पर अमल करूँ। मैंने ठान ली थी कि इस बार मैं जल्दी अमल करूँगी और नौकरी के लिए ज़रूर निकल जाऊँगी। चाहे फुप्पो मुझे मना करें और इजाज़त ना दें, तब भी मैं अपनी मर्जी से नौकरी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँगी और फिर हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर लूँगी। यही सोचते हुए मैं वापस फुप्पो के पास चली गई। मगर मुझे उम्मीद न थी कि फुप्पो इस बार मेरे साथ क्या सलूक करने वाली थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फुप्पो इतनी जालिम होंगी, क्योंकि वापस चले जाते ही उन्होंने मुझे हुक्म सुनाया कि वो मेरा निकाह कर रही हैं। मैं हैरान थी कि वो मेरा निकाह किसके साथ कर सकती हैं, जबकि ना तो मेरे लिए कोई रिश्ता मौजूद था और ना ही मैं किसी ऐसे को जानती थी जिसके साथ निकाह हो सकता था। मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, फुप्पो बोली तो मैं हैरान रह गई, ताकि मेरे शौहर का तुम पर से ध्यान हट सके। भाई उसका क्या भरोसा, वो तुम्हारे पीछे दारुल अमान पहुंच जाता। वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है, वो तुम्हारे चक्कर में बिल्कुल पागल हो गया है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा घर बर्बाद करो, इसीलिए मैं तुम्हारा निकाह करके तुम्हें खुद रुखसत करूंगी, ताकि मैं रिश्तेदारों को भी जवाब दे सकूं कि मैंने उसकी शादी कर दी है। फुप्पो मैं ऐसे किसी के साथ निकाह नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब किया है, तुम फिक्र क्यों करती हो? फुप्पो ने मुझे उस लड़के के बारे में बिल्कुल तफसील न सुनाई। अब फुप्पो न जाने मुझे किसके सर बांधने वाली थी, मगर मैं चुप थी। अगर फुप्पो ने किसी अच्छे रिश्ते का इंतखाब किया है तो यही बेहतर था कि मैं शादी करके अपने घर की हो जाऊं। अगले दिन ही कुछ लोग निकाह की गर्ज से आ गए। मैं अपने दुल्हा को देखकर हैरान रह गई। वो तो दिमागी तौर से बिल्कुल पैदल था। उसको देखकर पहली नजर में ही अंदाजा होता था कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। वो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। ऐसे जहनी माजूर शख्स को पकड़कर फुप्पो मेरे लिए ले आई थी। उसकी माँ और बहनें मुझे खुशी से तक रही थी। उन्हें उम्मीद भी ना थी कि उन्हें अपने पागल बेटे के लिए इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी।
जबकि मैं हैरत से सबके चेहरे तक रही थी। फुप्पो सामने आई तो मैंने शिकवा भरी नजरों से उन्हें देखा। मुझे नहीं मालूम था कि फुप्पो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगी, मुझे किसी पागल शख्स को सौंप देंगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने सबके सामने इनकार किया। चुप कर जा, क्यों सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है? यूं मुंह फाड़कर कौन लड़की इनकार करती है? सारी जिंदगी के लिए बदनाम हो जाएगी, कोई भी रिश्ता ना मिलेगा। मेरी सहेली का बेटा है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। पैसे के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती, तूने गुजारी है, तुझे तो मालूम ही है। आप ऐसा करें, इसके साथ अपनी सायरा की शादी कर दें। मैंने फुप्पो को साफ कहा तो उन्होंने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। बस फुप्पो, मैं आपकी मारे खाने इस घर में नहीं आई थी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप अपनी बेटी की शादी इस शख्स से करें। मैं ये कहकर वहां से निकल आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब फुप्पो के घर रहने का कोई जवाज न था। मुझे वहां से निकल आना चाहिए था और मैंने यही किया। मैं वापस अपने शहर चली आई। मैं मामू के घर चली गई। मुझे अंदाजा था कि मोमानी मुझे देखकर खुश न होंगी, मगर मामू का आसरा था। मोमानी ने खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया तो मैं कुछ हैरान हुई। शायद उन्हें लगा था कि मैं कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने आई थी, मगर उन्हें यह अंदाजा न था कि मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़ आई हूँ। तुम सही मौके पर आई हो। मोमानी मुझे देखते ही बोली तो मैंने अपनी सोचों को लगाम दिया। मामू दफ्तर गए हैं क्या? नहीं, वो मेहमानों के खाने पीने के लिए कुछ लेने गए हैं। कुछ मेहमान खास तौर पर तुमसे मिलने आ रहे हैं। मोमानी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्हें कैसे मालूम था कि मैं यहाँ आ रही हूँ? क्या आपकी फुप्पो से बात हुई थी? नहीं, दरअसल उन्होंने कल तुम्हारे मामू से राब्ता किया कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे मामू ने बताया कि तुम दूसरे शहर में अपनी फुप्पो के घर हो, तो वो वहां जाने को तैयार हो गए। आज तुम्हारे मामू ने उनके साथ तुम्हारी फुप्पो के घर जाना था, मगर अच्छा हुआ कि तुम आ गई तो यही बात हो जाएगी। मगर वो हैं कौन लोग और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने परेशानी से पूछा। मुझे कोई नई मुसीबत अपने सर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो तुम्हारे बाप के कोई रिश्तेदार हैं, आएंगे तो देख लेना। मोमानी ये कहकर बावर्ची खाने में जा घुसी, जबकि मैं मामू के इंतजार में बैठ गई। शाम को घर में मेहमान आ गए। वो एक औरत थी जो हुलिये से बहुत अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखती दिखाई देती, जबकि उसके साथ एक नौजवान भी मौजूद था जो उम्र में शायद मुझसे 1-2 साल ही छोटा हो। तुम नायला हो? उसने मुझे देखकर पूछा। जी, मैं ही नायला हूँ। आप कौन है? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। सौतेली माँ? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। मेरा नाम शैला है, मैं बशीर की बीवी हूँ। वो मुझे बैरून मुल्क में मिले तो बहुत मुसीबत और परेशानी में थे। उनके पास ना तो कोई काम था और ना वापसी के लिए वीज़ा। उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका था और वो वहाँ छुप कर रह रहे थे। मैंने उनको पनाह दे दी क्योंकि वो मेरे आबाई मुल्क से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो शादीशुदा हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उनसे शादी की ख्वाहिश की तो वो मान गए। मेरी पहली शादी नाकाम हो गई थी, जबकि मेरे वालिद की उसी बरस मौत हो गई। तो मैं भरी दुनिया में अकेली थी। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी, कोई ऐसा जो काबिल भरोसा हो, और बशीर के अलावा और कौन हो सकता था, क्योंकि वो वहाँ पर अकेले थे। वहाँ उनका कोई ना था और अपने मुल्क जाने के लिए उनके पास दूर दूर तक कोई हल ना था, क्योंकि जब तक उसको ग्रीन कार्ड ना मिलता वो वापस ना जा सकते थे। उसको कार्ड देना या ना देना वो मेरे इख्तियार में था। मुझसे शादी करने के बाद उनको कार्ड मिलने में तो आसानी हो जाती, मगर मैं जब तक ना चाहती तब तक ऐसा ना होता कि वो वापस अपने मुल्क जा सकें। मैंने उनसे 1-2 बार पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि वहाँ मेरा कोई नहीं है। तो मैं भी मुतमईन हो गई और उनके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। वो एक अच्छे इंसान और अच्छे शौहर साबित हुए। उन्होंने हर कदम पर मेरा बहुत साथ दिया। मैं नफ्सियाती उलझनों का शिकार और परेशान थी, मगर उन्होंने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। अल्लाह ने हमें एक बेटे से भी नवाज दिया। ये मेरा बेटा है। उस औरत ने साथ बैठे नौजवान की जानिब इशारा किया तो मैं चौंक कर अपने सौतेले भाई को देखने लगी। तो अब्बा की जिंदगी की यही कहानी थी। वो बैरून मुल्क एक औरत के साथ दूसरी शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और हम माँ बेटी को यहाँ पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। वो औरत दोबारा गोया हुई तो मैं अपनी सोचों से बाहर निकल आई। हमने इकट्ठे बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। कुछ अर्सा पहले वो पाकिस्तान आने के लिए तड़प रहे थे तो मैंने उनको यहाँ भेज दिया। तब तक भी मुझे मालूम न था कि उन्होंने पाकिस्तान में एक शादी कर रखी थी। जब वो बीमार थे तो उन्होंने अस्पताल से मुझे फ़ोन करके बताया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और अस्पताल में दाखिल हैं। मैं तब से ही पाकिस्तान आने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर मेरे वीज़े में 1-2 मसले थे, लिहाजा मैं आ न सकी और उनकी मौत के बाद ही यहाँ पहुँच सकी। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने उनके बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी मौत वाक़ई हो गई है और वो इस शहर में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। मुझे तभी मालूम हुआ कि उन्होंने यहाँ पर शादी कर रखी थी और उनकी बीवी का भी कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल हो गया, जबकि उनकी बेटी है जो अपनी फुप्पो के पास दूसरे शहर चली गई है। मेरे शौहर ने अपनी बीमारी की हालत में अपने बेटे से दरख्वास्त की थी कि वो उनके बाद उनकी बीवी और बेटी का ख्याल रखे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में
अपनी बीवी और बेटी को बहुत दुख दिया था और उनको छोड़कर बैरून मुल्क सधार गए थे। उन्हें इस बात का एहसास था, लिहाजा उन्होंने बेटे से वसीयत की कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन तब तक उन्होंने मुझे कुछ न बताया और अपने बेटे को भी मना कर दिया कि मुझे इस बात का पता न चलने पाए। मगर बाप की मौत के बाद बेटे ने मुझे ये बता दिया कि वो पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने मेरे खातिर अपनी पहली बीवी और बेटी तक को भुला दिया और मेरे साथ इतने साल वफादारी के गुजार दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करने की भी काबिल न थी, जिन्होंने उन दिनों में मेरा साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। मगर वो यहाँ पर अपनी बीवी और बेटी को भुलाकर मेरे पास वहां बैठे रहे। तुम दोनों ने कितनी तकलीफ और अजियत सही होगी, इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। जबकि माँ की मौत के बाद तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ की मौत के बाद तुम पर क्या बीती होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बैरून मुल्क चलो और वहीं चलकर रहो। वहां तुम अपनी मर्जी से जैसे चाहे जिंदगी गुजार सकती हो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम तालीम हासिल करना चाहो तो तालीम हासिल कर सकती हो, और अगर नौकरी करना चाहो तो नौकरी कर सकती हो। ये मेरे शौहर की वफादारी और मोहब्बत का छोटा सा तोहफा होगा जो मैं उनको देना चाहूंगी, क्योंकि वो मरते हुए तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि उन्होंने अपनी बेटी और बीवी से गफलत बरती और ये नदामत उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। तभी तो उन्होंने अस्पताल से फोन करके अपने बेटे को सारी बात बताई थी। जिंदगी के जितने बरस उन्होंने तुम्हारे बगैर गुजार दिए वो वापस लेकर ना आ सकते थे। दिल का दौरा पड़ने की मुझे यही वजह समझ में आती है कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने जो कुछ किया है उन्हें उसका दुख आ गया, वरना मेरे साथ तो उन्होंने हंसी खुशी जिंदगी गुजारी थी। हाँ, कभी कभार उदास हो जाया करते और मैं उनकी उदासी की वजह भी पूछती, लेकिन वो टाल देते। मगर असल वजह यही थी कि वो तुम लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे, तो भला तुम लोगों की याद से कैसे गाफिल रह सकते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी हमारे बारे में कुछ न बताया होगा। वो ऐसे इंसान थे नहीं, बस हालात ही ऐसे हो गए कि उन्हें मुझसे शादी करके वहां जिंदगी गुजारनी पड़ी। उन्हें इस बात का अफसोस होगा कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धोखा दिया, तो वापस कभी लौट कर ही ना आए। आते भी तो किस मुंह से, और अब जब वहां से वापस आए तो उन्हें यह भी नादामत होगी कि अब मुझे धोखे में रखा हुआ था। चलो खैर, जो भी हो, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर ना जाऊंगी। अपने शौहर की निशानी समझकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, मगर माँ की तरह बनने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलो और अपने बाप के खिलाफ तुम्हारे दिल में जो मैल हो उसको दूर कर लेना, उनको माफ कर देना, उनकी मगफिरत की दुआ करना। उन्होंने मुझे नसीहत की तो मैं उनको देख कर रह गई। मैंने अपने अम्मा अब्बा की मौत के बाद जो हालात सहे थे, ऐसे में मैं किसी पर एतबार करने के काबिल न रही थी। जब सकी फुप्पो का ये हाल था तो भला सौतेली माँ पर मैं कैसे एतबार कर सकती थी। न जाने वो इतनी दूर ले जाकर मेरे साथ क्या सलूक करती। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, ऐसा मुनासिब नहीं लगता। मैं यहीं पर रहकर कुछ कर लूंगी। मैंने उसे मना किया तो वो खामोश हो गई, जबकि मेरा सौतेला भाई फौरन बोल उठा, आप ही, ये अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं आपका और आपकी अम्मी का साथ दूं और आपको अकेले ना छोड़ूं। आपकी अम्मी तो रही नहीं, मगर मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। अब्बू ने जो गफलत आपके साथ बरती, मैं उसकी तलाफी करने की कोशिश करूंगा ताकि उनकी रूह सुकून में रहे। वो नहायत ही शाइस्ता अंदाज में बोला। मुझे यकीन न आ रहा था कि सगे बाप ने उतना साथ न दिया जितना सौतेले रिश्ते देने को तैयार थे। मैं फुप्पो का रवैया देख चुकी थी। वो मानी का रवैया बदलने में ज्यादा देर न लगनी थी। मैं अपने बारे में अभी तक ना तो कुछ सोच सकी थी और ना ही कुछ करने के काबिल हुई थी। मैं खुद से कोई फैसला ना ले सकती थी। मैंने मामू की जानिब देखा तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, तुम इन लोगों पर एतबार कर सकती हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। मेरे लिए ये सब कुछ अजीब सूरत हाल थी, मगर मुझे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। मुझे एक बार एतबार करके देख लेना चाहिए। ये सोचते हुए मैं उनके साथ चलने को तैयार हो गई। मैं अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ बैरून मुल्क चली आई। मेरी सौतेली माँ बहुत ही अमीर कबीर औरत थी। यहाँ पर उनका अपना बड़ा और शानदार घर था। उसका कारोबार ना सिर्फ उस मुल्क में बल्कि कई दूसरे ममालिक तक फैला हुआ था। उसने पाकिस्तान में भी अपना कारोबार करने का सोचा हुआ था। मुझे यहाँ पर नौकरी करने की ज़रूरत तो न थी, मगर मुझे अच्छा न लगा कि मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाऊँ। लिहाजा मैंने अपनी तालीम शुरू कर दी और साथ नौकरी भी करने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। मेरा सौतेला भाई मेरी बहुत इज्जत करता और मेरा ख्याल रखता, जबकि सौतेली माँ का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। ये वहाँ के लोगों के मुकाबले में बहुत बेहतर थे, जो दिल से इंसानों की कदर करना जानते थे। मैं अपने पैसे कमाती, मगर मुझे पैसों की कोई ख़ास ज़रूरत न थी, क्योंकि मेरे सारे खर्चे मेरी माँ और भाई ने ही उठाए हुए थे। वो मुझे अपना एक भी रुपया खर्च न करने देते। मैं भी उनकी मोहब्बत के आगे हार जाती और उनकी बात मान लेती, मगर मैं अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए नौकरी किए हुई थी। लिहाजा मैं अपने पैसे अपनी मर्जी से मामू को भेज दिया करती। मामू ने हर अच्छे और बुरे हालात में
मेरा और अम्मा का साथ दिया था। भले उनकी आमदनी कम थी, फिर भी उन्होंने कभी अपना हाथ ना रोका था। वैसे भी वो पैसों के अलावा भी हमारा हर तरह से साथ देते, इसीलिए मामू की मदद करने लगी। मामू मुझसे पैसे लेने से इनकारी थे। तू बेटी है मेरी, मैं भला बेटी से पैसे लेता कैसा लगूंगा? ये आपके लिए नहीं है मामू, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए भिजवा रही हूँ। मैंने मामू को यह कहकर मना लिया तो वो मान गए। मेरी वजह से अगर मामू के हालात बदल जाते तो मुझे खुशी होती। मेरे छोटे भाई मुझे फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा करते तो मेरा ढेरों खून बढ़ जाता। मैं इस काबिल थी कि किसी की मदद कर सकती थी तो मैं क्यों ना करती। और वो कौन सा गैर थे, मेरे अपने मामू के बच्चे थे, मेरे लिए बिल्कुल अपने भाइयों जैसे थे। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई की भी एहसानमंद थी जो मेरा इस कदर ख्याल रख रहे थे जैसे सगी माँ रखा करती। अगर मेरा कोई भाई होता तो यकीनन वो मेरा ऐसा ही ख्याल रखता जैसे मेरा सौतेला भाई रख रहा था। उन्होंने कभी मुझे गैर ना समझा। मैं ही उनके बारे में ऐसा सोच लेती थी कि ये मेरे अपने नहीं सौतेले हैं। मैं हैरान थी कि मेरी जिंदगी ने अचानक किस तरह का पलटा खाया था। मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। अब्बा ने कभी अपनी सारी जिंदगी में हमें न पूछा और अब्बा के मरने के बाद ये सारे ऐश उन्हीं की बदौलत मुमकिन थे। अब्बा की वजह से किस्मत में ऐश ना लिखा था, लेकिन अब्बा के मरने के बाद अब्बा की वजह से ही ऐश इशरत मिला था। मैं जल्दी वहां रहने की आदी हो गई थी। यहाँ आने के बाद मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी का सामना न करना पड़ा था, बल्कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश थी। अब मैं अच्छी ज़िंदगी मज़े के साथ गुजार रही थी। मसरूफियत की वजह से मेरा जहन भी मुतमईन रहता। मैं मुख्तलिफ सोचों में ना उलझती और खुशबाश रहती। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने अम्मा अब्बा के बाद मुझे तन्हा न छोड़ा था और मेरी ज़िंदगी को खुशियों और आराम सुकून से भर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।